प्यारे छात्रों, मैं अली अकबर, असिस्टेंट टीचर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स हाई स्कूल पचम्बा से आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार पर, जिसमें हम लोगों ने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा और उसके कुछ महत्वपूर्ण भाग की क्रियाविधि और दृष्टि दोष, सामांजन क्षमता, दूर बिंदु, निकट बिंदु, इन सब बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा की। आगे इसी अध्याय में छात्रों हम लोगों को आगे जो पढ़ना है वो टॉपिक्स यहाँ पर है कि प्रकाश का वर्ग विक्षेपण हम लोगों को पढ़ना है एवं इसके कारण इंद्रधनुष का बनना, कुछ महत्वपूर्ण अपवर्तन की परिघटनाएं जो हमारे चारों ओर देखने को मिलती है उसको पढ़ना है। वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय 2 मिनट पश्चात भी या पहले तक मालूम पड़ना, ये सब घटनाओं के बारे में हम लोगों को उसका कॉन्सेप्ट पर हम लोगों को चर्चा करना है, समझना है। प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इससे संबंधित कुछ घटनाएं हैं, जैसे आकाश का नीला दिखना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रफ्तार दिखाई देना, ये सब जो घटनाएं हैं इनमें जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी कारण है, उसके बारे में हम लोग को विस्तार से आज इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो छात्रों, सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक्स है, पहले जो पढ़ना है प्रकाश का वर्ग विक्षेपण। पिछली अध्याय में, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया था कि प्रिज्म एक 3 डायमेंशनल त्रिविमीय ठोस पारदर्शी माध्यम का बना होता है, जिसके फलक 2 त्रिभुजाकार फलक होते हैं और 4 आयताकार फलक होते हैं। आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। आयताकार पार्श्व पृष्ठों में से 2 पृष्ठ एक दूसरे पर कुछ कोण के द्वारा झुके हुए, उस कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। एक समान सा त्रिभुज का आकृति हम लोग इस प्रकार से बनाया जाता है। ये त्रिभुज का कोण कहलाता है, ये इसका आधार है। छात्रों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का सबसे पहले अर्थ को समझेंगे। वर्ण मीन्स प्रकाश का रंग, विक्षेपण का माने टूट जाना, विभक्त हो जाना, बट जाना। तो प्रकाश किरण हम लोग जो देखते हैं छात्रों, सूर्य की जो प्रकाश है वह प्रकाश श्वेत प्रकाश कहा जाता है, व्हाइट लाइट कहा जाता है। इस प्रकाश के अंदर इसके 7 अवयवी रंग के प्रकाश मौजूद होते हैं, लेकिन इसको जानने और समझने के लिए सबसे पहले न्यूटन नाम के साइंटिस्ट जो हैं, एक महान भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ थे, न्यूटन सर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या किया कि श्वेत प्रकाश की एक किरण को प्रिज्म से एक फलक पर गुजारा गया। उसके बाद यहां पर कुछ इस तरह से प्रकाश का अपवर्तन होना प्रारंभ होता है। छात्रों, यहां सामने में एक कोई पर्दा अगर हम रखते हैं तो ये प्रकाश किरण यहां विभक्त होकर के 7 रंगों के पट्टी के रूप में पर्दे पर प्राप्त होती है, जिसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये 7 रंग के अलग अलग प्रकाश किरण का एक पट्टी नुमा आकृति यहां पर्दे पर प्राप्त होता है, इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो छात्रों, यहां क्वेश्चन ये है कि क्या प्रकाश का श्वेत प्रकाश की किरण
को क्या प्रिज्म 7 रंगों में विभक्त कर देता है, या प्रकाश की किरणों में ही 7 रंग विद्यमान होते हैं? तो इस पर गौर करने वाली बात है छात्रों। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश का वर्ग विक्षेपण का परिभाषा छात्रों अपने कॉपी में आप लोग नोट करेंगे और लिखना प्रारंभ करेंगे कि श्वेत प्रकाश किरणों का अपने 7 अवयवी वर्णों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ग विक्षेपण कहा जाता है। श्वेत प्रकाश की किरण को जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों के स्पेक्ट्रम के रूप में विभक्त हो जाती है, जिसे पर्दे पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आगे छात्रों हम लोग ये देखेंगे, ये जानेंगे कि प्रकाश का वर्ग विक्षेपण होता क्यों है। क्या प्रिज्म जो है 7 रंगों में प्रकाश किरणों को विभक्त करता है, या प्रकाश की 7 रंगों के किरणें प्रकाश श्वेत प्रकाश में पहले से मौजूद होती है? इस पर भी सर आइजैक न्यूटन साहब उनके द्वारा भी और उस दौर में भी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन किए गए। तो न्यूटन ने इस पर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, जो हम लोग इसको आगे देखेंगे। न्यूटन ने एक प्रिज्म लिया और इस पर एक श्वेत प्रकाश को आने दिया। अब इस प्रिज्म के सामने एक दूसरा प्रिज्म जिसको उल्टा करके सामने रखा गया। तो यहां पर यह देखा गया कि यह किरण फिर इससे मुड़ते हुए एक किरण के रूप में प्राप्त होता है। तो छात्रों यहां हम इस एक्सपेरिमेंट से हमको यह समझ में आता है कि प्रिज्म 7 रंग उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि सिर्फ विभक्त करती है। और प्रिज्म के सामने कोई दूसरा प्रिज्म रखने पर, उल्टा करके रखने पर, ये 7 रंग के जो प्रकाश की किरण है वो दोबारा फिर मिलकर एक रंग में, श्वेत रंग में, श्वेत प्रकाश के वर्ग के रूप में पुनः निकल जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग को यह समझ में आता है कि प्रिज्म श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि 7 रंग श्वेत प्रकाश में स्वतः मौजूद होते हैं। तो छात्रों, तो क्या कारण है कि 7 रंगों का प्रिज्म के द्वारा जब अपवर्तन होता है तो 7 रंग में क्यों बढ़ जाते हैं अलग अलग कोण पर? इस पर थोड़ा सा हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। छात्रों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में, पिछली चैप्टर में हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में, तो हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा होगा कि प्रकाश की किरण जब किसी सघन विरल माध्यम से या विरल माध्यम से सघन में या सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विरल की ओर मुड़ जाती है या दूर हो जाती है, यानी कि विचलित हो जाती है। हम लोगों ने अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा होगा कि हर माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है और अलग अलग रंगों के लिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। इसका अर्थ यह है छात्रों कि एक ही कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो प्रिज्म हो, चाहे वो आयताकार कांच का स्लैब हो, अगर हम अलग अलग रंग का प्रकाश का किरण के द्वारा अगर वहां अपवर्तन कराएंगे तो उसका जो बेंडिंग होगा वो अलग अलग होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम रेड लाइट को अगर हम
प्रिज्म से गुजारते हैं तो रेड लाइट का जो विक्षेपण होगा, विचलन होगा, वो अलग होगा। इसके जगह में अगर कोई ब्लू लाइट या कोई दूसरा रंग का लाइट अगर हम देंगे तो उसका विक्षेपण कुछ अलग होगा। यानी कि हर रंग के प्रकाश का विक्षेपण अलग अलग होता है। यानी कि दूसरे शब्दों में या आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ण के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। यानी कि अलग अलग वर्ण प्रिज्म में अलग अलग कोण से झुकते हैं, यानी विचलित होते हैं। तो साथियों, श्वेत प्रकाश में 7 प्रकार का सात रंग का प्रकाश मौजूद होता है, जो इसका क्रम इस प्रकार है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यानी कि सबसे ऊपर में रेड, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद इंडिगो यानी कि जामुनी और वायलेट बैंगनी। छात्रों, हम लोगों ने जो वर्ण विक्षेपण के बारे में जो पढ़ा है, उसका कारण के बारे में हम लोग जो जान रहे हैं, उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि रेड रंग का जो लाइट है उसके लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग काम करता है। यानी कि लाल रंग का जो प्रकाश है वो कुछ अलग कोण पर विचलित होता है। ठीक उसी प्रकार ऑरेंज कलर का जो लाइट होगा वो उसके लिए भी प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग काम करता है, यानी कि वो अलग कोण पर विचलित होकर के निर्गत होता है। उसी प्रकार जो वायलेट है, बैगनी रंग है, बैगनी रंग के लिए इस प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग होता है और वो जो है वो अलग ही कोण से विचलित होती है। यहाँ हम छात्रों हम अच्छा से ध्यान से हम देखें तो सबसे ज्यादा बेंडिंग जो है वो वायलेट यानी कि बैगनी रंग का है। ये हमारा श्वेत प्रकाश का मूल दिशा है, इसको इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन लाल रंग इस दिशा से इतना बेंडिंग है और वायलेट का यहां से लेकर के यहां तक बेंडिंग है। यानी कि सबसे ज्यादा विचलन इस वायलेट यानी बैंगनी रंग का है और सबसे कम लाल रंग का। तो इसका कारण दोस्तों यही है, इस प्रत्येक वर्ण के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, यानी कि वो अलग अलग कोण पर विचलित होकर के निकलते हैं, अपवर्तित होते हैं। तो यही कारण है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होना। आगे छात्रों हम लोग देखेंगे इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष हम लोगों ने अक्सर भी आकाश में जब वर्षा होती है तो वर्षा के बाद सूर्य के दिशा के ठीक विपरीत दिशा में हम लोग सब 7 रंगों का एक वलयाकार एक पट्टी नुमा हम लोग आकृति देखते हैं 7 रंगों का, जिसको इंद्रधनुष कहा जाता है। हम लोग यहाँ जानेंगे कि इंद्रधनुष है क्या और यह कैसे बनता है। तो छात्रों, सबसे पहले इंद्रधनुष वर्षा के दिनों में, वर्षा के पश्चात आकाश में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम मतलब 7 वर्णों का एक समूह। यह हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत ही देखा जा सकता है। वास्तव में छात्रों, इंद्रधनुष जो बनता है तो वर्षा के दौरान या वर्षा के पश्चात
वायुमंडल में, आकाश में बहुत सारी जल की सूक्ष्म बूंदें लटकी हुई रहती है, तैरती हुई रहती है। ये वर्षा की जल बूंदें एक छोटे प्रिज्म की तरह काम करती है। जिस प्रकार छात्रों प्रिज्म के द्वारा हम लोगों ने देखा कि 7 रंगों में प्रकाश का विक्षेपण होता है, उसी प्रकार आकाश में भी ये हमारी जो जल की जो बूंदें हैं, ये श्वेत प्रकाश, सूर्य की प्रकाश किरणों को विक्षेपित कर देती है और उसका प्रतिबिंब, उसका जो 7 वर्णों का जो पट्टी है वो आकाश में दिखाई देता है। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्षा का जल बूंद पर हम लोग विचार करते हैं। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि कैसे 7 रंगों में इंद्रधनुष जो बनता है तो किस प्रकार से वो विभक्त होता है। ये हमारा श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश जब ये वर्षा का जो जल बूंद है, इसके पहला सतह जब यहां पर आती है तो यहां पर ये अपवर्तित होकर के विक्षेपित होती है, यानी कि रंगों में बंटती है। हम लोगों ने मुख्य रूप से 2 रंग को दिखाया है समझने के लिए, क्योंकि 7 रंग में विक्षेपण होता है, तो समझने के लिए 2 रंग को बताया गया है, रेड और वायलेट। ये 2 रंगों में विक्षेपित हो जाती है। पहला सरफेस पर यहां से अपवर्तित होकर के विक्षेपित होती है। विक्षेपण होने के पश्चात ये किरण ये सतह 2 पर दूसरे साइड में जब वहां टकराती है तो आंतरिक परावर्तन होता है, यानी कि अंदर से ही वो लौट जाती है। सतह 2 सरफेस 2 से वहां से किरणों का आंतरिक परावर्तन हो जाता है, यानी वापस लौट जाती है और लौट करके सबसे निचले वाले सतह सरफेस 3 पर पहुंचकर यहां से पुनः अपवर्तित होती है। इस दौरान जब अपवर्तित होती है तो ये रंग जो विभक्त होकर के अंदर में जब बनता है, निकलता है, तो फिर तीसरे सतह से निकलने के पश्चात ये वायु में विभक्त होते हुए 7 रंगों के रूप में पट्टी में हमको नजर आता है। इस प्रकार यहां पर कोई प्रेक्षक खड़ा हो तो वो इन 7 रंगों के पट्टी को आकाश में बना हुआ देखता है। तो छात्रों कॉपी में इसको नोट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष का जो बनना है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो उसको आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कि इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो वर्षा के दौरान, वर्षा के पश्चात सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में यह दिखाई देता है। इंद्रधनुष का बनने का मुख्य कारण वर्षा की जल बूंदों के द्वारा प्रकाश की किरणों का अपवर्तन, विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। छात्रों यहां हम ध्यान देंगे, मैंने 3 वर्ड कहा, अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। मैंने यहां समझा दिया, पहले सतह से अपवर्तित होकर के यहाँ किरणों का अलग अलग वर्णों में, रंगों में विभक्त होना, ये है विक्षेपण। उसके बाद विक्षेपित होकर के ये किरण सरफेस 2 पर जब टकराती है तो वहां से वो पुनः परावर्तित हो जाती है, जिसको आंतरिक परावर्तन कहते हैं, यानी कि अंदर का परावर्तन, आंतरिक परावर्तन होता है। उस पर आंतरिक परावर्तित होकर के किरण जब निकलती है तो वहां से पुनः अपवर्तित होकर के अलग अलग रंगों में बढ़ते हुए आकाश में फैल जाती है और हमें वही पट्टी इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देती है। ये इसका आंसर। छात्रों अब आगे हम लोग देखेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है? हम लोग वायुमंडल में बहुत सारी अपवर्तन की घटनाएं देखते हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना, या रेगिस्तानों में कभी कभी हम लोग देखते हैं कि दूर में पानी का कोई जलाशय नजर आना, लेकिन नजदीक जाने पर वहां कुछ नहीं दिखता है। वो जिसको मरीचिका कहा जाता है, वो एक तरह का दृष्टि भ्रम होता है। सूर्य का सूर्योदय से पहले 2 मिनट पहले दिखाई देना,
वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देना और वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देना, इस तरह की ये जो घटनाएं हैं छात्रों, ये सब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इसके पीछे जो कारण है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारा जो वायुमंडल है वो गैस और सूक्ष्म धूल कणों से मिलकर बना हुआ है। इसमें वायु की जो प्रधानता है ये हर एक जगह, हर एक लेयर के रूप में वो बहती रहती है। हमारा जो वायुमंडल है इसमें गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं निरंतर रूप से बढ़ती रहती है। धरती का ताप जब अत्यधिक गर्म होता है तो हवाएं वहां गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है और उसके स्थान पर ठंडी हवाएं स्थान घेर लेती है। तो ये ठंडी हवाएं और ये गर्म हवाएं सूर्य प्रकाश के लिए विरल और सघन माध्यम की तरह काम करती है। छात्रों, जिस प्रकार से हम लोग सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हम लोग हैं, उसी प्रकार यहाँ पर हवाएं भी गर्म और ठंडी हवाओं के रूप में विरल और तथा सघन माध्यम के रूप में कार्य करती है। जब प्रकाश की किरण जब इन हवाओं से होकर के जब गुजरती है तो वह निरंतर रूप से अपवर्तित होती है, जिसके कारण आभासी स्थिति वस्तु का कहीं दूसरे तरफ बनना प्रारंभ हो जाता है। इसी के कारण आकाश में, वायुमंडल में प्रतिबिंबों का निरूपण होता है, जिसे हम लोग आभासी स्थिति भी बोलते हैं, यानी काल्पनिक, जो हमारा एक दृष्टि भ्रम होता है। उसी में से हमारा एक तारों का टिमटिमाना एक उसी प्रकार की घटना है। ये भी एक वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। छात्रों, सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि तारों का टिमटिमाना, तारा टिमटिमाते क्यों हैं, और कॉपी में इसको जब बोला जाएगा तो उसको नोट भी करना है। तारे हमारे पृथ्वी से बहुत ही दूर होते हैं। तारे जो भी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तो शून्य यानी अंतरिक्ष से जो प्रकाश आती है, जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वह विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो उससे जो चली प्रकाश की किरण है वो निरंतर वहां से बेंड होना यानी मुड़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही ये प्रकाश की किरण जब बेंड होता है, मुड़ता है, तो उसको पीछे की तरफ मिलाने पर इस तारे का आभासी प्रतिबिंब बनता है, जिसको आभासी स्थिति कहते हैं। तारे से कुछ ऊपर दिखाई देता है। चूंकि हमारा जो वायुमंडल है का जो लेयर है उसमें वायुमंडल गर्म तथा ठंडी हवाओं की धाराओं के रूप में बहती रहती है और इन हवाओं की भौतिक स्थिति भी बदलती रहती है। यानी कहने का मतलब किसी लेयर में कभी ठंडा है तो कभी वो गर्म हो जाता है, कभी वो जो गर्म है वो ठंडा हो जाता है। इस तरह से वायुमंडल का जो अपवर्तनांक है वो बदलता रहता है। अपवर्तनांक के बदलने से तारे से चली प्रकाश किरण वायुमंडल में प्रवेश करने पर निरंतर रूप से परिवर्तित होती रहती है, यानी अपवर्तित होती रहती है। इस कारण से तारे की आभासी स्थिति भी बदलती रहती है। कभी तारा का आभासी स्थिति इधर, कभी इधर, कभी इधर दिखाई देता है। और चूंकि ये आभासी स्थिति हमारे जो नेत्र के द्वारा दिखाई देता है, तो कभी धुंधला तो कभी तीव्र हमें नजर आता है। यानी तारे से चली प्रकाश की किरण आंखों में झिलमिलाहट पैदा करती है, यानी कोई तारा ज्यादा चमकीला नजर आता है तो कोई ज्यादा मंद नजर आता है। इस तरह से हमें तारा टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो छात्रों, इसको कॉपी में नोट करेंगे कि क्वेश्चन है कि तारे टिमटिमाते हैं क्यों। आप इसको लिखेंगे कि तारों का टिमटिमाना एक वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। हमारे वायुमंडल में निरंतर रूप से गर्म तथा ठंडी हवाएं चलती रहती है, जो प्रकाश की किरण के लिए क्रमशः विरल तथा सघन माध्यम की तरह कार्य करती है।
तारे से चली प्रकाश की किरण जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार तारे की आभासी स्थिति तारे की वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर दिखाई देता है। चूंकि तारे की से चली प्रकाश की किरणें वायुमंडल के हवाओं में जब प्रवेश करती है तो उन हवाओं की भौतिक स्थिति भी निरंतर रूप से बदलती रहती है, तो इसलिए तारे की आभाषिक स्थिति भी बदलती रहती है। अतः कभी तारा अधिक चमकीला तो कभी तारा धुंधला नजर आता है। इस प्रकार हमारे आंखों को तारा टिमटिमाते हुए यानी झिलमिलाते हुए नजर आते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है छात्रों कि ग्रह नहीं टिमटिमाते क्यों? इसको क्वेश्चन को नोट करेंगे आप लोग छात्रों कि ग्रह नहीं टिमटिमाते क्यों? इसका आंसर यही है कि चूंकि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत ही नजदीक है। तारों से चली प्रकाश की किरणें वायुमंडल में जिस गति से जिस तीव्रता से अपवर्तित होती है उसकी तुलना में ग्रह से जो परावर्तित किरणें हैं उनका अपवर्तन बहुत कम होता है। तो ग्रह से जो परावर्तित किरणों का जो अपवर्तन है वो तारों से चली प्रकाश किरणों के अपवर्तन की तुलना में नगण्य होता है। यानी कि ग्रह से जो भी परावर्तित किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है वो कम विचलित होती है, वो कम अपवर्तित होती है, उनका बेंडिंग, उनका मुड़ाव, उनका झुकाव बहुत कम होता है, इसलिए उसका आभासी प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। इसलिए ग्रह टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होते हैं। तो इसका हम लोग आंसर इस तरह से लिखेंगे कि चूंकि ग्रह की दूरी तारों की अपेक्षा बहुत ही निकट होती है, पृथ्वी में ग्रह से परावर्तित किरणों का अपवर्तन तारों से चली प्रकाश की किरणों के अपवर्तन की तुलना में नगण्य होता है, इसलिए इनका आभासी प्रतिबिंब नहीं बन पाता, इसलिए ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। आगे छात्रों हम लोग आगे देखेंगे इसी वायुमंडलीय अपवर्तन का एक दूसरा घटना कि वास्तविक सूर्योदय 2 मिनट पश्चात और तथा वास्तविक सूर्योदय 2 मिनट पहले होता है क्यों? मतलब है कि जब सूर्योदय होता है तो वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही सूर्य हमें दिखना प्रारंभ हो जाता है, और जब सूर्यास्त होता है तो वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है। यह ठीक उसी प्रकार जिस तरह से तारे की आभासी स्थिति हमें आंखों को नजर आता है, उसी प्रकार सूर्य की आभासी स्थिति बनने के कारण यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें दिखाई देती है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। छात्रों ये हमारा पृथ्वी का एक डायग्राम है, यहां हमारा एक प्रेक्षक है। ये पृथ्वी का ये जो लाइन है ये क्षैतिज है, इसको क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, और इसको कहते हैं वर्टिकल ऊर्ध्वाधर। तो वास्तविक सूर्यास्त का मतलब छात्रों ये होता है कि जब सूर्य इस क्षैतिज को पार करती है तो हम कहते हैं कि सूर्य जो है सूर्य का सूर्योदय हुआ। जब इस लाइन के जब सूर्य नीचे होती है तो इस कंडीशन में सूर्य जो है हमारे पृथ्वी के क्षैतिज के निकट होती है। हम लोग चूंकि जानते हैं कि हमारा पृथ्वी का जो आकार है वो थोड़ा सा एलिप्टिकल है, थोड़ा परवलय, थोड़ा दीर्घाकार टाइप का है, यानी थोड़ा चपटा हुआ है, यानी इसका ये पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा है, और वर्टिकल जो पोर्शन है वो थोड़ा सा चपटा है। तो जब उस कंडीशन में जब सूर्योदय होता है तो उसमें सूर्य जो है
पृथ्वी के क्षितिज के नजदीक होती है तो उस समय हमारे जो पृथ्वी में जो वायुमंडल है तो क्षितिज के पास वायुमंडल एक बहुत बड़े एक्सटेंट पर मौजूद होता है, यानी कि बहुत ज्यादा फैलाव में होता है। तो सूर्य से जो किरण पहुंचती है वो अधिक दूरी तक जाना पड़ता है, यानी वायुमंडल में जब प्रवेश करती है तो सूर्य की किरणों को अधिकतर पार्ट उसका अपवर्तित हो जाता है। इसी को डायग्राम्स के द्वारा यहाँ दिखाया गया है कि सूर्य का किरण जब यहाँ से चलती है तो ये जब क्षितिज के पास जब होती है तो यहाँ से अपवर्तित हो जाती है, बेंडिंग हो जाता है। इसी का आभासी प्रतिबिंब इसको पीछे मिलाने पर ये उसके ठीक ऊपर में बनता है। ये सूर्य का आभासी स्थिति है। ये यहां से यहां तक इसका जो एंगल बनता है वो 2 डिग्री होता है और इसको कन्वर्ट करने पर मिनट में 2 मिनट आता है। तो 2 मिनट के पश्चात ही सूर्य जो है यहां से क्षितिज को पार करता है। इस प्रकार से सूरज का वास्तविक स्थिति से 2 मिनट पश्चात जो है क्षितिज को वो पार कर पाता है। तो छात्रों हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सूर्य का जो प्रतिबिंब जो बनना है वो काल्पनिक आभासी स्थिति क्षितिज के निकट होने के कारण बेंड होता है और उसका आभासी स्थिति सूर्य के ठीक ऊपर में प्राप्त होता है। यहाँ जो प्रेक्षक है उसको ये सूर्य दिखाई देता है। छात्रों यहाँ एक चीज और समझने की आवश्यकता है कि इस दौरान सूर्य का ये ऊपरी सिरा और निचला सिरा ये दोनों से चली प्रकाश की किरणों का जो अपवर्तन है वो अलग अलग होता है। चूंकि क्षितिज के पास वायुमंडल का जो परत है मोटाई है वो ज्यादा होता है, यानी यहाँ प्रकाश किरणों को ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है, इसलिए वह ज्यादा बेंड होती है, ज्यादा अपवर्तित होती है। तो सूर्य का जो निचला हिस्सा है इससे जो चली प्रकाश की किरण है वो अधिक दूरी तय करती है और जो ऊपरी सिरा का जो किरण है वो कम दूरी तय करती है। तो दोनों से चली किरणों का अपवर्तन अलग अलग होता है। तो इसलिए सूर्य का जो आभासी स्थिति जो बनता है वो वास्तविक गोलाकार ना होकर के थोड़ा सा चपटा, यानी उसका जो चक्रिका है थोड़ा सा चपटा मालूम पड़ता है। तो इस प्रकार से सूर्य जो है हमें 2 मिनट के पश्चात वास्तविक सूर्योदय दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त के समय में भी सूर्य का वास्तविक स्थिति क्षितिज के पास होता है। सूर्यास्त के समय भी सूर्य हमारे पृथ्वी के क्षितिज के नजदीक होता है, जहां से सूर्य किरणों को अधिक लंबा दूरी तय करना पड़ता है, जिससे प्रकाश किरणों का अपवर्तन अधिक होता है, बेंडिंग ज्यादा होता है, उसका आभासी स्थिति क्षितिज के जस्ट ऊपर में प्राप्त होता है। इसलिए वास्तविक जब सूर्यास्त होता है तो हमें 2 मिनट के बाद तक सूर्य दिखाई देता रहता है। तो इस तरह से छात्रों हम लोगों ने वायुमंडलीय अपवर्तन में क्या क्या पढ़ा कि तारे कैसे टिमटिमाते हैं। आप लोग उसको कॉपी में उतारना आप लोग को आवश्यक है, उतारे होंगे आप लोग तो अच्छा है। वायुमंडलीय अपवर्तन में तारों का टिमटिमाना कैसे टिमटिमाते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि वास्तविक सूर्योदय 2 मिनट पश्चात और वास्तविक सूर्यास्त 2 मिनट पहले होता है, क्यों, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं छात्रों उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। छात्रों अब हम लोग आगे जो अगला जो टॉपिक्स है वो प्रकाश का प्रकीर्णन एवं किंडल प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है छात्रों, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छा से ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे और इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा
ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश का सबसे पहले प्रकीर्णन होता क्या है। इस पर हम लोगों ने छात्रों 9th क्लास में आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा प्रकीर्णन के बारे में। उसका थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। प्रकाश की किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस माध्यम में उपस्थित अणु, परमाणु या अत्यंत सूक्ष्म कणों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तत्पश्चात इन किरणों को पुनः जो है इन किरणों को विस्तारित कर दिया जाता है, यानी कि फैला दिया जाता है। इस घटना को, इस इफेक्ट को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई प्रकाश की किरण है किसी माध्यम में अगर आती है तो वहां के जो कण है उस कण पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो इस कण के द्वारा प्रकाश किरणों को एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करने के पश्चात इसको पुनः यानी रेडिएट कर दिया जाता है, यानी यहां से प्रकाश की किरण सभी दिशाओं में, समान दिशाओं में पुनर्विस्तारित, रेडिएट कर दिया जाता है। इन कण को प्रकीर्णन कण कहा जाता है और यहां से जो प्रकाश फैलता हुआ नजर आ रहा है इन किरणों को प्रकीर्णित किरण कहा जाता है। तो इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन का यही जो है परिभाषा है और इसके अंदर यही कॉन्सेप्ट है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है छात्रों? कि प्रकाश का किरण जब किसी माध्यम में के प्रवेश करती है तो उस माध्यम में उपस्थित सूक्ष्म कणों, अणु, परमाणुओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तत्पश्चात इन कणों के द्वारा पुनः प्रकाश किरणों को पुनः संचारित कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है, सभी दिशाओं में फैला दिया जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन, इस प्रभाव को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकाश किरणों को फैलाने वाले जो कण हैं उनको प्रकीर्णन कण कहा जाता है और जो प्रकाश फैलता है उसको प्रकीर्णित किरण कहा जाता है। आगे हम लोग जब 9th क्लास में हम लोगों ने जब पढ़ा था तो आप लोगों ने ये देखा है कि जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो माध्यम का जो कण है उस कण का साइज पर प्रकाश का प्रकीर्णन डिपेंड करता है। यानी कि अगर माध्यम का जो कण है, जो सूक्ष्म कण है, उसकी जो आकार है, जो साइज है, उसकी मात्रा अगर बहुत कम हो तो प्रकाश का प्रकीर्णन किस प्रकार से होगा? तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा लेकिन उसका दृश्य मार्ग दिखाई नहीं देता है। इसी केस में अगर उस माध्यम के में जो उपस्थित सूक्ष्म कण है अगर उसका साइज अपेक्षाकृत कुछ बड़ा हो, जैसे कोलाइडी जो कण होते हैं उस प्रकार से अपेक्षाकृत साइज बड़ा हो तो वहां जो प्रकाश का प्रकीर्णन जब होगा तो वहां पर प्रकाश का दृश्य मार्ग, किरण पुंज का दृश्य मार्ग हमें दिखाई देगा, जिसको टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। हम लोग कक्षा 9 में इस पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि टिंडल प्रभाव क्या है। हम लोगों ने 9th क्लास में यह भी पढ़ा है कि विलयन के बारे में पढ़ा। विलयन दो तरह के, समांगी और विषमांगी। उसी में से समांगी विलयन में ही जो है हम लोगों ने कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ा होगा, हम लोगों ने पढ़ा था। तो टिंडल प्रभाव उस माध्यम में होता है जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी माध्यम से गुजरती है तो कोलाइडी कणों के द्वारा ये किरणों को प्रकीर्णित कर दिया जाता है और प्रकाश किरण पुंज का दृश्य मार्ग दिखाई देता है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। हम लोग टिंडल प्रभाव बहुत जगह देख सकते हैं। किसी धुएं से भरे कमरे में अगर कहीं से एक छिद्र हो जहां से सूर्य का प्रकाश आता हो तो हम लोग उस किरण पुंज को देखेंगे तो वो चमकीला दृश्यमान नजर आएगा। ये हमारा टिंडल प्रभाव है।
उसी प्रकार जंगलों में भी देखा जा सकता है। जंगलों के घनेरी वातावरण में जहाँ कुहासे होते हैं, सूक्ष्म जलीय अणु है, जलीय कण है, तो वहां पर भी टिंडल प्रभाव हम लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग छात्रों देखेंगे कि इसी प्रकाश का प्रकीर्णन पर ही हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कि हम लोगों ने अध्याय 1 में प्रकाश के बारे में जब पढ़ा था तो आपको बताया गया है कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है या एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इसकी प्रकृति एक तरंग प्रकृति है। और जब तरंग प्रकृति है तो प्रत्येक तरंग का एक तरंग दैर्घ्य होता है, आवृत्ति होती है। तो उसी प्रकार प्रकाश के अंदर जो 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं, सातों रंग का अपना अपना तरंग दैर्घ्य होता है। जैसे हम लोगों ने वर्ण विक्षेपण में देखा कि वहां 7 प्रकार के रंगों का स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है पर्दे पर, उसका क्रम किस तरह से होता है। इसमें सबसे ज्यादा सबसे ऊपर में रेड होता है और सबसे नीचे वायलेट होता है। इसमें रेड कलर का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे ज्यादा रेड कलर का होता है और सबसे कम वायलेट रंग का जो प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो ये हमारा जो रेंज है ये बढ़ता हुआ तरंग दैर्घ्य है और ये हमारा 7 रंग का रेंज। प्रकाश की प्रकीर्णन का जो इफेक्ट है छात्रों, इस पर एक रेले नाम के एक भौतिक शास्त्री साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक सूत्र दिया है जिसके बारे में हम लोग आगे 12th क्लास में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इनके द्वारा कहा गया कि प्रकीर्णित जो किरणें हैं, माने जिसका प्रकीर्णन होता है, उन किरणों की तीव्रता प्रकाश जो किरण आती है उसका तरंग दैर्घ्य का चौथे पावर का विपरीत अनुपाती होता है। यानी कि रेले का लॉ ऑफ स्कैटरिंग है, यानी प्रकीर्णन नियम, इसके अनुसार इनके द्वारा बताया गया है कि प्रकीर्णित किरणों की तीव्रता इंटेंसिटी वो जो आपतित किरण है, आपतित किरण की तरंग दैर्घ्य लैम्डा, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से दर्शाया जाता है। इसका 4th पावर का विपरीत अनुपाती होता है। ये जो रिलेशन है छात्रों, इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। इसका कहने का मतलब अर्थ यही है कि जिस किरण का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, यानी उसकी तीव्रता कम होगी। तो यानी जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, उसकी तीव्रता ज्यादा होगी। यही वजह है कि लाल रंगों का प्रकीर्णन कम होता है और नीले रंग की जो श्रेणी में जो रंग है, नीला, इंडिगो, वायलेट, नीलो का इन रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। इस नियम के अनुसार रेले का लॉ ऑफ स्कैटरिंग है, प्रकीर्णन नियम है। प्रकीर्णित किरणों की तीव्रता, जो किरण का प्रकीर्णन होगा उसकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि विपरीत अनुपाती होता है। जो किरण आता है उस किरण का तरंगदैर्घ्य का चौथे पावर। तो ये हम लोग छात्रों, इसको हम लोग 12th क्लास में हम लोग को इस पर थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे रेले का। इसमें मुख्य रूप से हमको यही समझना है कि जिस प्रकाश किरण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिस प्रकाश किरण का तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। इसी कॉन्सेप्ट पर
हम आगे देखेंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है। इसका कॉपी में इसको छात्रों नोट करेंगे और थोड़ा इसको हम लोग पहले इसको समझेंगे कि प्रकाश आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो छात्रों, आकाश में हमारे बहुत सारे वायु के गैस के अलावा सूक्ष्म कण होते हैं, धूल कण होते हैं। ये एक तरह का कोलाइडिक कण की तरह भी काम करते हैं। जब प्रकाश की किरण जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो इन कणों के द्वारा प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जैसे कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन अधिक होता है और अधिक तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन कम होता है। इसलिए मुख्य रूप से नीले रंग के जो रेंज है, नीला रंग, इंडिगो, वायलेट, इन रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है और लाल रंग, ऑरेंज रंग, इन कलर का प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। वो हमारे आंखों तक, पृथ्वी तक सीधा पहुंच जाते हैं। तो नीला रंग हमारे वायुमंडल में परिक्रमित हो जाता है, यानी फैल जाता है और हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यही हमारा इसका आंसर है। छात्रों, इसको कॉपी में नोट करेंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग का नीला दिखाई देना सूर्य प्रकाश के नीले रंग का वायुमंडल में परिकीर्णन के कारण होता है। वायुमंडल में अनेक सूक्ष्म कण, धूल कण मौजूद होते हैं जो प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित करने में सक्षम होते हैं। इन सूक्ष्म कणों के द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है लाल रंग की तुलना में। इसलिए जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है और वह आकाश में फैल जाती है और इस प्रकार हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब छात्रों, हम ये देखेंगे कि अगर वायुमंडल ना हो तो फिर हमें आकाश कैसा दिखाई देगा। तो अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। क्यों? चूंकि अंतरिक्ष में वहां कोई वायुमंडल होता नहीं है, इसलिए जो भी सूर्य प्रकाश की किरणें वहां से गुजरती है तो सातों कलर में से किसी कलर का भी वहां प्रकीर्णन नहीं हो पाता, यानी वहां कोई भी कलर का लाइट का विसरण, फैलाव नहीं हो पाता और वो सातों कलर हमारे धरती तक, पृथ्वी तक पहुंच जाती है। इसलिए वहां हमें ब्लैक यानी कि काला नजर आता है। इसी का छात्रों अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य हमें रक्ताभ दिखाई देता है, क्यों? सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। दिखाई देता है क्यों? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्रों, इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे कि जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तो उस समय सूर्य हमारे पृथ्वी के क्षितिज के नजदीक होता है।
सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य हमारे ये क्षितिज जो रेखा है क्षितिज के नजदीक होता है। हम लोग पहले हम लोग इस पर पढ़ चुके हैं कि क्षितिज के अवस्था में वहां पर वायुमंडल की जो परतें हैं वो ज्यादा अधिक सघन, ज्यादा अधिक फैली हुई होती है, यानी मोटी परत होती है। क्षितिज के नजदीक में वायुमंडल की परतें बहुत अधिक मोटी होती हैं। तो जब सूर्योदय होता है उसमें सूर्य क्षितिज के नजदीक होता है, तो सूर्य से जो चली प्रकाश की किरणों को वायुमंडल में जब वो प्रवेश करती है तो उसे वायुमंडल के बहुत मोटे परतों से होकर गुजरना पड़ता है। इस कारण जो भी कम तरंग दैर्घ्य वाली जो प्रकाश की किरणें हैं जैसे नीला रंग, तो उनका नीले रंग का प्रकीर्णन होकर वो आकाश में फैल जाती है और शेष रंग उसमें से मुख्य रूप से लाल और ऑरेंज कलर हमारे आंखों तक पहुंचती है। ये दोनों रंगों का सम्मिलित रूप से रक्तताप जो रंग है वो सूर्य का नजर आने लगता है। तो छात्रों, हम लोगों ने इस पर ध्यान दिया कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप दिखाई देना सूर्य का क्षितिज के समय नजदीक होकर के जो भी सूर्य का जो प्रकाश किरणों का बहुत अधिक दूरी तक जो है गति करने का कारण होता है। यानी क्षितिज के समय सूर्य से चली प्रकाश की किरणें बहुत अधिक लंबी दूरी तय करती है, यानी वायुमंडल का अनेक मोटी परतों को पार करना होता है। इस कारण से जो भी कम तरंग दैर्घ्य की जो प्रकाश किरणें हैं वो परिवर्तित होकर के आकाश में, अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। शेष उच्च तरंग दैर्घ्य वाली किरणें ही जो है पृथ्वी तक पहुंच पाती है, जिसमें से मुख्य रूप से लाल तथा नारंगी कलर का होता है। ये दोनों का सम्मिलित रूप ही सूर्य को रक्तताप दिखाई देना होता है। इस प्रकार से सूर्य हमें रक्तताप दिखाई देने लगता है। तो छात्रों, हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि किस तरह से सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप दिखाई देता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा गौर करने वाली बात है कि नीला रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, लेकिन उससे कम बैंगनी रंग और जामुनी रंग का भी होता है, लेकिन हमें आकाश का रंग नीला ही क्यों दिखाई देता है? तो छात्रों, सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है, जामुनी का भी होता है, लेकिन हमारी जो आंखें हैं वो नीले रंग को देखने के लिए ज्यादा संवेदनशील होती है। यानी नीले रंग के लिए हमारी आंखें ज्यादा संवेदनशील होती है, सेंसिटिव होती है, इसलिए पहले हमें नीला रंग ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम लोग पूरा चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हुआ। तो छात्रों, हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, वर्ण विक्षेपण का क्या कारण है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, उसके क्या कारण है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, उसके अंदर तारे टिमटिमाते हैं क्यों, उसके बाद सूर्योदय 2 मिनट, वास्तविक सूर्योदय 2 मिनट के पश्चात तथा वास्तविक सूर्यास्त 2 मिनट के पहले तक होता है क्यों, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर आगे हम लोगों ने प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में पढ़ा, प्रकाश का टिंडल प्रभाव के बारे में पढ़ा, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों, इसके बारे में पढ़ा, सूर्य का सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय रक्तताप दिखाई देना, इसके बारे में पढ़ा। तो इन सारी प्रश्नों को छात्रों कॉपी में नोट करके फेयर बनाना है, और जो भी चैप्टर है एनसीईआरटी किताब में आप देखिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर उसका जवाब आपको दिया जा सकता है, मिल जाएगा, और उसको बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।